नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। सबसे पहले और सबसे खास बात मेरे दोस्तों, आज है 17 तारीख। कल से हम वापस आएंगे, आपको मिलेंगे लाइव। मिश्रा 10 मेरा कोड है, याद रखिए। प्राइसेस बढ़ने वाली हैं सब्सक्रिप्शंस की, तो बैंक और एसएससी वाले स्टूडेंट्स फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और साथ साथ में हमारे साथ जुड़ जाइए। देश के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर टॉप एडुकेटर के साथ अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस सभी फैकल्टीज के लिए, तो आपको ये सारी सुविधाएं यहां पर मिलती हैं। रफ्तार के साथ जुड़िए दोस्तों। 1 बजे, 4:30 बजे, 7 बजे डेली मिलते हैं। सुबह 8 बजे करंट अफेयर का तूफानी सेशन आता है आपके लिए मेरे दोस्तों, वो भी कहां पर? अन अकेडमी पर। कौन से गोल में? बैंक गोल में। करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, और इसलिए आप किसी भी जगह पर करंट अफेयर पढ़ें, सब बराबर है। ठीक है, भास्कर प्रताप मिश्रा अन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहेगी। मिश्रा 10 मेरा कोड है। सेशन की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों, 17 तारीख है आज। ये टॉप खबरें हैं, टॉप टॉपिक्स हैं कैटेगरी वाइज जो आपको पढ़ने होते हैं। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो चीजें अलग अलग रहेंगी और कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। आईएमएफ ऑफिशियल करेंसी, पहला सवाल आ चुका है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एमडी कौन है, हेडक्वार्टर कहां पर है, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव कौन है, करेंसी ऑफिशियल क्या है, कितनी करेंसीज हैं, बहुत सारी बातें हैं, पढ़ेंगे आप यहीं पर हम। तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी ऑफिशियल करेंसी जो है वो है एसडीआर। इसका मतलब इट स्टैंड फॉर व्हाट, मतलब इससे क्या तात्पर्य है, कभी क्या कहना चाहता है यहां पर, ये आपको बताना है। एसडीआर से क्या मतलब है मेरे दोस्तों? स्ट्रेटेजिक डेट रीस्ट्रक्चरिंग, ये जो तरीका है एसडीआर, ये लोन की रिकवरी के लिए एक तरीका हुआ करता है। जो हमारे देश में नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं, लोन जो कि परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको रिकवर करने के लिए एक तरीका होता है। तो ये गलत जवाब है। स्पेशल ड्राइंग राइट इज द राइट आंसर। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट होता है, याद रखिए। आईएमएफ की ऑफिशियल करेंसी है, ये एक प्रकार की बुक कीपिंग एंट्री होती है, मतलब बही खाता जैसा। बुक कीपिंग एंट्री, कोई और पेपर करेंसी नहीं है, ये एक प्रकार की बुक कीपिंग एंट्री है। याद रखिएगा, यही टर्म इस्तेमाल किया जाता है एग्जाम में, ऑप्शंस में भी। एसडीआर किस प्रकार की करेंसी है? तो जवाब क्या होगा? बुक कीपिंग एंट्री। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे बढ़े अब हम लोग फटाफट। अगली बात, आईएमएफ की जब बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर मेरे दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है। कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में। एमडी इस समय कौन है? क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, याद रखिएगा। क्रिस्टलीना, क्रिस्टीन नहीं, क्रिस्टलीना जॉर्जीवा, याद रखिए। क्रिस्टलीना जॉर्जीवा ये एमडी हैं, बुल्गारिया से हैं। कौन सी कंट्री से हैं दोस्तों? बुल्गारिया से। याद रखिएगा, कहां से हैं? बुल्गारिया से हैं। खबरों की देखिए पड़ताल चल रही है, यहां पर पोस्टमार्टम चल रहा है। आगे, भारत के कौन से वो रिप्रेजेंटेटिव यहां पर नियुक्त किए गए हैं जो कि इंडिया के अलावा बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों को भी रिप्रेजेंट करते हैं? उनका नाम है मेरे दोस्तों राकेश मोहन, जो कि इंडियन रिप्रेजेंटेटिव हैं आईएमएफ में। राकेश मोहन, नाम काम का है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा यह भी पूछा जा सकता है, राकेश मोहन आईएमएफ में किन किन देशों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका या नेपाल? तो बोलेंगे नेपाल गलत है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बी ए फॉर बांग्लादेश, बी एच फॉर भूटान, एस एल फॉर श्रीलंका। ठीक है दोस्तों। गीता गोपीनाथ, जब गीता गोपीनाथ की बात करते हैं तो इनका नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गीता गोपीनाथ जो हैं, ये आईएमएफ में किस पोस्ट पर हैं दोस्तों? ये चीफ इकोनॉमिस्ट की पोस्ट पर एग्जाम में पूछा गया है। नाम याद रखिए, ये सारे अपॉइंटमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट। ठीक है दोस्तों, तो इतनी बातें काफी हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट। बाकी जो दो ऑप्शन है यहां पर गलत हैं, ये कोई टर्म्स नहीं है। अगला पूछा गया है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी करेंसी है जो कि आईएमएफ की करेंसी बास्केट में शामिल नहीं है? ठीक है जी, तो आईएमएफ की जो करेंसी बास्केट है, मतलब आईएमएफ ने अपनी रिकग्नाइज करेंसी के तौर पर जिन करेंसियों को बोल रखा है, जिनमें लेन देन किसी भी करेंसी में हो सकता है, किसी भी देश में। तो बेटा यहां पर यूरो बिल्कुल सही है, पाउंड स्टर्लिंग एकदम सही जवाब है, रेनमिनबी भी है, जिसे आप युआन समझते हैं ना, वो रेनमिनबी चाइनीज करेंसी। इसके अलावा मेरे दोस्तों यूएस डॉलर तो नंबर 1 पर है ही, यूएस डॉलर। और एक करेंसी है जापानीज करेंसी येन, येन भी है इसमें। पेसो नहीं है, पेसो कई अमेरिकन कंट्रीज की भी करेंसी है और साथ साथ में पेसो फिलीपींस की भी है। ठीक है दोस्तों करेंसी।
तो याद रखिएगा आईएमएफ के करेंसी बास्केट में मेरे दोस्तों 5 करेंसीज आती हैं और जो सबसे आखिरी में करेंसी शामिल हुई है उसका नाम है रेन मिनबे। ओके, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल रिजर्व, हेडक्वार्टर ऑफ फेडरल रिजर्व, फेडरल रिजर्व पहले क्या है, ये कौन सी संस्था है दोस्तों, इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर बहुत सारे बच्चे जब लगाएंगे तो लगाएंगे कोची, क्योंकि उनके दिमाग में चल रहा है फेडरल बैंक के बारे में। लेकिन मेरे दोस्तों फेडरल बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो कि भारत का है। जब हम फेडरल रिजर्व की बातें करते हैं दोस्तों तो ये सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे देश में सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सेम वैसे ही ये भी एक सेंट्रल बैंक है। क्या है दोस्तों? सेंट्रल बैंक है। और ये जो सेंट्रल बैंक है मेरे दोस्तों ये कहां का है? ये अमेरिका का है, यूएस का सेंट्रल बैंक है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन डीसी में है। और इस समय फेडरल रिजर्व के जो मुखिया हैं, प्रेसिडेंट, उनका नाम है जेरोम पॉवेल। क्या नाम है उनका? जेरोम पॉवेल। ये डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में नियुक्त किए गए थे, उन्हीं की पार्टी से भी किसी तरह से दूर दराज से संबंधित भी हैं। ठीक है दोस्तों, फेडरल बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कोची में एक जगह है अलुवा, वहां पर है। वॉशिंगटन डीसी की जब बात करते हैं तो कई दूसरी बड़ी संस्थाएं इनके भी हेडक्वार्टर यहीं पर हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नासा नासा और फेडरल रिजर्व। ये मैं बार बार बताता रहता हूं नाम इसलिए क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगले सवाल पे समझते हैं। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर गिवन पोस्टमली, यानी कि कहने का मतलब यहां पर मरणोपरांत कितने पद्म पुरस्कार दिए गए 2020 में? 2020 में मरणोपरांत कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए मेरे दोस्तों? सवाल बड़ा प्यारा है, अनोखा, अलग है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मरणोपरांत जो अवार्ड दिए गए हैं वो हैं 12। कितने हैं? 12। 18 वो लोग हैं दोस्तों जिनको ये वो हैं जो फॉरनर्स हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के लोग हैं, या फिर एनआरआईज हैं, इन लोगों को दिया गया है 18 लोगों को। टोटल अगर पूछा जाए आपसे पद्म पुरस्कार इस वर्ष कितने दिए गए तो 141 दिए गए, 141। कितने कितने किसमें दिए गए हैं ये कैटेगरी याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। 7 जो हैं, 7 वो पद्म विभूषण है। 7 कितने हैं? विभूषण। 16 जो हैं वो पद्म भूषण है। 16 कितने हैं? पद्म भूषण। और 118 की जब बात करते हैं तो ये पद्मश्री है। कौन से अवार्ड है? पद्मश्री। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं देश के सर्वोच्च पुरस्कार की तो वो भारत रत्न है। उसके बाद दूसरे नंबर पर विभूषण आता है, तीसरे पर भूषण है और चौथे नंबर पर श्री। ठीक है बच्चे, इन कैटेगरीज को याद रखिएगा। ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए जाते हैं और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। भारत रत्न की जब भी बात करते हैं तो पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया था। मैक्सिमम 3 लोगों को दिया जा सकता है, याद रखिएगा, काम की बात है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर लेके चलते हैं आपको। हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी अर्थ साइंसेस? कहने का मतलब है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय मंत्री कौन है? ठीक है बच्चे, भू विज्ञान जिसे बोलते हैं, पृथ्वी विज्ञान लिख दिया गया है। मुख्तार अब्बास नकवी की जब बात की जाती है मेरे दोस्तों ये गलत जवाब है। गजेंद्र सिंह शेखावत गलत जवाब है। नरेंद्र सिंह तो गलत जवाब है। हर्षवर्धन एकदम सही जवाब है। डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो ये मंत्रालय भी संभाल रहे हैं और साथ साथ में फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हो जाती हैं कई बार गलतियां, जबान है लड़खड़ा जाती है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दोस्तों याद रखिएगा। इसके अलावा ये मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। मुख्तार अब्बास नकवी के पास माइनॉरिटी मंत्रालय, माइनॉरिटी अफेयर्स जिसे बोलते हैं, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यही है। माइनॉरिटी अफेयर्स इन्हीं के पास है। गजेंद्र सिंह शेखावत की जब बात की जाती है, किसकी? गजेंद्र सिंह शेखावत की जब बात की जाती है, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है, जल शक्ति मिनिस्ट्री, जिसमें 3 मंत्रालय को मिलाकर इसे तैयार किया गया 2019 में। ये जोधपुर से हैं, राजस्थान से। तोमर साहब की जब बात करते हैं तो इनके पास भी झाबुआ मंत्रालय हो चुके हैं इस समय। नरेंद्र सिंह तोमर की जब बात करें दोस्तों, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास है, कृषि मंत्रालय जिसे बोलते हैं, जिसका नाम अब एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। शॉर्ट में आप एग्रीकल्चर बोल सकते हैं। लेकिन जब कभी इंटरव्यू में बैठे हों या कोई पूछे दिग्गज आपसे कि भाई
मंत्रालय का नाम क्या है? तो दोस्तों आपका जवाब होगा एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अगली बात, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है, पंचायती राज भी इन्हीं के पास है, और अब एक नया ऐड हो गया है, अतिरिक्त प्रभार। हरसिमरत कौर बादल जो कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री संभालती थी, अकाली दल के एनडीए से अलग होने के बाद इस्तीफा भी दे चुकी हैं, अलग भी हो चुकी हैं। ये जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री है ये भी नरेंद्र सिंह तोमर के पास आ चुका है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री भी कहाँ पर है? इन्हीं के पास है। सारे मंत्रालय क्लियर हो गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के मोरेना से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, हर्षवर्धन साहब चांदनी चौक से। मुख्तार अब्बास नकवी ये राज्यसभा से सांसद हैं। अगला सवाल दोस्तों, जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसकी मदद से इसे एक कानून के तौर पर लाया गया था? बता दीजिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, क्या सही जवाब है? फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, क्या सही जवाब है? आपके जवाब का इंतजार है हमें। देखिए, जीएसटी की जब बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कोई पूछे सबसे पहली बार कहां पर, कौन सी कंट्री में, तो बोलते हैं फ्रांस। पहली बार फ्रांस में आया था। हमारे देश में लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इन बदलावों के लिए, 1 जुलाई 2017 में जाकर आया है। और वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है? उसका सही जवाब है दोस्तों 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। लेकिन जब बिल की बात की जाती है तो जो अमेंडमेंट बिल पास किया गया संसद में वो कौन सा? 122, याद रखिएगा। आंसर तो सही यहां पर ये है, संविधान में संशोधन 101वां है। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन दिए गए हैं, 99 भी दिया गया है, 73 भी दिया गया है, बाकी भी समझाइए हमें। तो 99th अमेंडमेंट की जब बात की जाती है दोस्तों, ये जुड़ा हुआ है एनजेएसी से, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। एनजेएसी जो है मेरे दोस्तों, इसने हमारे हायर जुडिशरी में नियुक्ति के तरीके को बदलने का प्रयास किया। हायर जुडिशरी में जो भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, वो होती हैं दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम से। कौन से सिस्टम से होती हैं? कॉलेजियम सिस्टम से होती हैं। इसको हटाकर नया सिस्टम ला दिया गया था एनजेएसी, केंद्र सरकार द्वारा। एनडीए की सरकार ये पहली वाली जब थी, यानी कि 2014 से 2019 की जब बात की जाती है, ये बिल 2016 में आया था। ऐसा क्यों किया गया? बोलते थे कि इससे जो मोनोपोली है वो केवल जुडिशरी के अंतर्गत जो लोग हैं, अंदर लोग हैं, उनकी है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सरकार के लोग भी होने चाहिए, विपक्ष के लोग भी होने चाहिए। तो आर्टिकल 132 है हमारे यहाँ संविधान में, जिसमें पावर दी गई है कि संविधान में कोई भी संशोधन अगर सरकार करती है तो उसको चुनौती मिल सकती है, और आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट करता है उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर याचिका दायर की गई और पूछा गया कि भाई ये जो किया गया है, क्या ये संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और बोलता है सुप्रीम कोर्ट की एनजेएसी असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस तरीके से वापस से वही पुराना सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम रिकॉल किया जाता है, जिसमें जुडिशरी के अंदर के लोग ही हायर जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज की नियुक्तियां करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट समझ आ गया होगा, काफी काम का है, पढ़ लीजिएगा इसे भी। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिला। कौन सा सिस्टम दोस्तों? पंचायती राज सिस्टम। जब बात की जाती है पंचायती राज की तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा इसी अमेंडमेंट के जरिए दिया गया। कब से ये बन गया? 1992 में एक्ट आया, 1992 में, और अगले साल से 93 से ये एक संवैधानिक बॉडी हो गई। अगली बात, हमारे देश में पंचायती राज दिवस कब से मनाना जरूर शुरू किया गया? 2010 से। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे, और ये दिन 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। 4 के 4 ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर चुके हैं अब। इसी प्रकार से खबरों को अगर पोस्टमार्टम के तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ। यूज करिए हमारा कोड मिश्रा 10, इसकी मदद से आप सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी एक कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं हमारे साथ, वो भी अनलिमिटेड फैकल्टीज के साथ। वो कौन सा आर्टिकल है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि इंडियन पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है अमेंडमेंट का?
मतलब जो भी संशोधन होते हैं हमारे संविधान में, उसके बारे में जानकारी दी गई कौन से आर्टिकल में। उस आर्टिकल के तहत ये सब हमारे पार्लियामेंट के पास पावर है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन इसी में एक और बात भी कही गई, संविधान के मूल ढांचे को छेड़ा नहीं जाएगा। केशव नंद भारती केस याद रखेगा हमेशा, 1973 का केस है। सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच, 13 मेंबर की बेंच थी, 7-6 से फैसला आया था और उसमें ये बोला गया था कि संविधान के मूल ढांचे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है मेरे दोस्तों, परिवर्तन जो है, संशोधन के बारे में जानकारी कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 368, बिल्कुल सही जवाब है। आर्टिकल 124 की जब बात की जाती है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट, जजेस, जुडिशरी, उसकी जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों। 280 में फिनेंस कमीशन के बारे में बताया गया। किसके बारे में? वित्त आयोग के बारे में बताया गया है, फिनेंस कमीशन। आर्टिकल 324 में मेरे दोस्तों बताया गया है इलेक्शन कमीशन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्शन। इससे ये पता चल गया आप लोगों को कि जो फिनेंस कमीशन है और जो इलेक्शन कमीशन है, ये दोनों संवैधानिक बॉडी हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अगर मैं आपसे पूछूं क्या लॉ कमीशन भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अगर है तो कौन सा आर्टिकल है, और अगर नहीं है तो मतलब क्या है, कब पहली बार बना, पहला चेयरमैन कौन था, ये सारी बातें आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है मुझे इस सेशन के बाद। मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ कमेंट्स पर भी। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। देखते हैं अगला पॉइंट क्या है दोस्तों। अगली बात, अगला सवाल पूछा जा रहा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन है जो कि नीति आयोग के मेंबर नहीं है, करंट मेंबर नहीं है। इस समय नीति आयोग में मेंबर कौन नहीं है ये बताना है आपको। वीके सारस्वत, वीके पॉल, रमेश चंद, विवेक देबरॉय, कौन? तो मेरे दोस्तों ये चारों के चारों लोग पहले परमानेंट मेंबर हुआ करते थे नीति आयोग के, लेकिन अभी की जब बात करते हैं 2019 के बाद की, नई सरकार आई, 5 साल पूरे हुए पिछली सरकार को, तो यहां से विवेक देबरॉय जो है, ये विवेक देबरॉय ये हट गए हैं। ये भी अभी मेंबर है। सारस्वत जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। वीके पॉल जो कि हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, परमानेंट मेंबर हैं। और रमेश चंद की जब बात की जाती है तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? एग्रीकल्चर से। तो ये तीनों लोग इस समय परमानेंट मेंबर के तौर पर, कौन किस टाइप के? परमानेंट मेंबर के तौर पर मेरे दोस्तों नीति आयोग में कार्यरत हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी नए वर्ष पर 2015 में हुई और 65 साल पुरानी बॉडी जो है, पुरानी कमीशन, उसको हटाया गया, रिप्लेस किया गया। ठीक है दोस्तों, इस समय नीति आयोग की जब बात करें तो वाइस चेयरमैन, चेयरमैन तो हमेशा पीएम ही रहेंगे, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार हैं। और सीईओ की जब बात करते हैं तो उनका नाम है अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक जानकारी है नीति आयोग से संबंधित, सारी बातें आपको बता दी गई हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी कर सकते हैं कि सेशन कैसा लगा। ये कोड मेरा है मिश्रा 10, इसको दिमाग में बसा लीजिए, अपने इस्तेमाल करिए किसी भी सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अनअकैडमी पर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। जीएसटी डे कब मनाया जाता है? सवाल बहुत अच्छा है, बहुत सरल भी है। कब मनाया जाता है जीएसटी डे, आपको बताना है दोस्तों। अब देखिए जीएसटी डे के बारे में यहाँ पर पूछा गया, जीएसटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, किस दिन मनाया जाता है? मेरे दोस्तों जीएसटी डे जो है वो मनाया जाता है 1 जुलाई को। लेकिन 1 जुलाई की जब बात की जाती है, 1 जुलाई को कई और भी दिन मनाए जाते हैं। जीएसटी डे 1 जुलाई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था। उस दिन को ऐतिहासिक मानते हुए हमारे टैक्स स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन है जीएसटी। जीएसटी की जब बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रांस में आया। हमने कौन से कंट्री के जीएसटी मॉडल को अपनाया है? तो हमने लिया है कनाडा से। कहाँ से लिया है दोस्तों? कनाडा का डुअल नेचर ले लिया है। कनाडा का डुअल नेचर का मतलब है दोस्तों, डुअल नेचर का मतलब है सेंटर भी वसूलेगा जीएसटी और स्टेट भी। डुअल नेचर का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर सीजीएसटी भी होगा और एसजीएसटी भी होगा। जैसे राज्यों के पास भी पैसा जाए भाई, ऐसा ना हो कि राज्यों को केंद्र सरकार पर पूरी तरह से रिलाई करना पड़े, तो केंद्र सरकार राजा हो जाएगा एक तरफ से पूरी तरीके से। वैसे तो राजा है ही, इसलिए। इसके अलावा भी 2 जीएसटी हैं हमारे देश में जिसे आमतौर पर हम साइड कर देते हैं। एक इंटीग्रेटेड जीएसटी है आईजीएसटी और दूसरा जीएसटी है मेरे दोस्तों, उसका नाम है यूटीजीएसटी। कौन सा जीएसटी? यूटीजीएसटी। तो ये 4 जीएसटी के प्रकार है। स्लैब के बारे में कोई पूछे तो आप बोलेंगे 0, 5, 12, 18 और
28। सबसे ज़्यादा ये मिनिमम 0, एग्रीकल्चर पर 0 है, खादी पर 0 है। 5% आमतौर पर उन चीज़ों पे जो हमारे डेली इस्तेमाल में आती हैं, 12% बेकरी प्रोडक्ट्स पर, 18% कई बार पूछा था सर्विस फी, सर्विस पर, सर्विस जो सर्विसेज हैं उस पर कितना है सर्विस टैक्स, 18% है। 0% की बात कर रहे थे हम, 5% की बात कर रहे थे, 12, 18, 28, 5 स्लैब हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और आगे, जीएसटी काउंसिल जो कि सारे फैसले लेता है, सुनाता है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की जो चेयरपर्सन चेयरमैन होती हैं वो होते हैं फिनेंस मिनिस्टर। इस समय फिनेंस मिनिस्टर कौन है दोस्तों? मैडम निर्मला सीतारमन। 7 अगस्त को क्या होता है? नेशनल हैंडलूम डे। कौन सा दिन होता है दोस्तों? नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। क्यों मनाया जाता है? 7 अगस्त 1905 को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने 2015 में इस दिन को अनाउंस किया था, याद रखिएगा। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन का अनाउंसमेंट किया गया था, विदेशी चीजों का बहिष्कार, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल, और इसी कारण से इस दिन को भी अनाउंस किया गया, जैसे कि एक बड़ा वर्ग जो कि बुनकर वर्ग है उसको सहयोग मिले, वो मेन स्ट्रीम से जुड़ा रहे, उनके प्रोडक्ट्स देश में बिकें और हम स्वदेशी को अपनाएं। 25 दिसंबर सुशासन दिवस मनाया जाता है, ये भी मोदी जी ने अनाउंस किया है। गुड गवर्नेंस डे से बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे इसे बोलते हैं, ठीक है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन होता है, इस दिन मनाया जाता है। 1 मई, 1 मई इसे बोलते हैं लेबर डे, अंतरराष्ट्रीय लेबर डे, इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है इस दिन। लेकिन 1 मई को 2 राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, एक गुजरात और एक महाराष्ट्र। ये दोनों अलग हुए थे, ये दोनों अलग हुए थे 1 मई को ही, ठीक है बच्चे। तो एक सवाल में इतनी बातें आपको बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सेशन को लाइक करिएगा। इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए। सीबीडीटी के चेयरमैन कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। जो भी डायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन किया जाता है वो सीबीडीटी द्वारा किया जाता है, और इस समय जो इसके चेयरमैन है उनका नाम है प्रमोद चंद्र मोदी। क्या नाम है दोस्तों? पीसी मोदी। अजय भूषण पांडे ये फिनेंस सेक्रेटरी हैं, इनका नाम याद रखिएगा, वित्त सचिव, ये फिनेंस सेक्रेटरी हैं। और अतानु चक्रवर्ती ये पहले फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी, इनकी जगह कौन आ चुका है? तरुण बजाज। अब कौन आ गया दोस्तों? तरुण बजाज आ चुके हैं। सुशील चंद्रा फॉर्मर सीबीडीटी चेयरमैन, और इस समय इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर के पद पर बैठे हुए हैं। सब कुछ सही लग रहा है तो जरूर बोलिएगा मेरे दोस्तों, सब अच्छा लग रहा है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, और हु वॉज द फर्स्ट सीजीआई, वो पहले चीफ जस्टिस कौन है जो कि राज्यसभा के मेंबर के तौर पर नियुक्त हुए थे, उनके बारे में जानकारी दे दीजिए। देखिए रंजन गोगोई, बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे, इसलिए टॉप पर रंजन गोगोई रखा गया कि गलतियां करें, सीखिए, यहीं पर करिए, करने से तो आप सीखेंगे अच्छी चीजों को। रंजन गोगोई गलत जवाब है, ये दूसरे हैं, ये सेकंड हैं, जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के और राज्यसभा में सांसद भी थे। लीला सेठ पहली फर्स्ट फीमेल हाई कोर्ट जज, याद होगा आपको, चीफ जस्टिस कहाँ? दिल्ली हाई कोर्ट की। फातिमा बीबी है, फातिमा बीबी, ठीक है बच्चे। और ये थोड़ी सी स्पेलिंग करते हैं यहाँ पर, बीबी। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। रंगनाथ मिश्रा वो पहले चीफ जस्टिस दोस्तों जो कि राज्यसभा में नामित किए गए थे। बहुत से बच्चे रंजन गोगोई लगाते हैं, गलत ऑप्शन। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको सब कुछ समझ आया होगा, होप सो। दिवाली हो चुकी है समाप्त, पढ़ाई पर वापस आना पड़ेगा आपको। जुड़ जाइए हमारे साथ, रफ्तार के साथ पढ़ने के लिए अनअकैडमी पर आपके लिए कोर्सेज आ रहे हैं। रेलवे का प्लस कोर्स दोस्तों 18 तारीख से आ रहा है, अभी से जुड़ जाइए हमारे साथ। स्पेशल क्लास सुबह 10 बजे। मिस्टर टर्म कोड का इस्तेमाल करिए, और सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड का इस्तेमाल करना जरूरी है, करिए जरूर। धन्यवाद दोस्तों जुड़ने के लिए हमारे साथ। सुबह सुबह 8 बजे अनअकैडमी पर करंट अफेयर आता है, फॉलो कर लीजिए भास्कर प्रताप मिश्रा को, बीपीएम को। और किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए दोस्तों मिस्टर टर्म का इस्तेमाल करना ना भूलिए। धन्यवाद, थैंक्स लॉट जुड़ने के लिए। आपको यहाँ पर सेशन को लाइक करके जाइएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा।